नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम दो स्मॉल कैप माइक्रो कैप्स का एक थॉरो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। दोनों कंपनीज़ की खास बात यह है कि इन कंपनीज़ के जो मैनेजमेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया FY27 के लिए। एंड इनके Q4 FY26 के रिजल्ट्स जो थे काफ़ी शानदार रिजल्ट्स थे। तो गाइडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पास्ट भी अच्छा है, फ्यूचर भी ठीक ठाक दिख रहा है। प्लस ये कंपनीज़ जो है वो अंडर वैल्यूड है, मतलब पी जो है एक का 13 का है, दूसरा 19 का है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप कंपनीज अपने पोर्टफोलियोज़ को ऐड करते हो तो 20 के नीचे के कंपनीज, 20 का पी जो है उसके नीचे के कंपनीज आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें ताकि थोड़ा कंफर्टेबल रहोगे, आप रिलैक्स्ड रहोगे। आप एक 60, 70, 80 का पी तभी लीजिए जब आपको 100% श्योर है कि ये कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ, मतलब अगले 2 साल का ग्रोथ जो है वो बहुत प्रिडिक्टेबल है, वो बहुत पक्का है। देयर इज स्टिकीनेस इन द सेल्स ग्रोथ एंड द प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ दैट कंपनी। जब तक ये श्योरिटी नहीं है तब तक थोड़ा हेजिटेट करना हाई वैल्यूड कंपनीज खरीदने के लिए। तो बेसिक एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो का एक मेथड है। मैं कोई फार्मूला वगैरह नहीं बोलूँगा, मुझे खुद को फार्मूला याद नहीं है, बट उसका कंसेप्ट मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से इंटरनलाइज किया है। तो देयर आर 3 पार्ट्स टू डिस्काउंटेड कैश फ्लो और DCF मेथड। वन, यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि इज़ देयर प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ इन द बिजनेस। जो भी आप कंपनी पढ़ रहे हो उसको इस तरह से गेज करो कि आपके दिमाग में मोटा मोटी एक क्लियर कट आइडिया हो कि व्हाट वुड बी द ग्रोथ रेट, व्हाट वुड बी द सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी फॉर द नेक्स्ट 2 years। वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, वैल्यू ग्रोथ आएगा, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट, बट क्या इज देयर प्रिडिक्टेबिलिटी इन ग्रोथ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा चीज़ प्रिडिक्टेबिलिटी इन कैश फ्लोस। ये तो बहुत आसान है, आप पास्ट रिकॉर्ड देख लो, कंपनी का कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल साइकिल कैसा है, उससे समझ में आ जाएगा। तो जैसे ये दो कंपनीज हम डिस्कस कर रहे हैं, इन दोनों का प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज काफ़ी एवरेज है। तो दोनों का वर्किंग कैपिटल साइकिल काफ़ी स्ट्रेच्ड है। एक का तो इन्वेंट्रीज में भी बहुत फंसा रहता है, रिसीवेबल्स में भी बहुत फंसा रहता है, दूसरे का जो है ना रिसीवेबल डेज बहुत ज़्यादा होता है या फिर रिसीवेबल्स में ज़्यादा फंसा होता है। तो वो तो आपको पास्ट डेटा से समझ में आ जाएगा। प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से और बिजनेस को और उस सेक्टर को समझने से समझ में आएगा। दिस इज़ द सेकेंड थिंग, द कैश फ्लो थिंग। तीसरा चीज़ इज़ रिस्क। आई मीन जो रिस्क है बिजनेस में वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो उसके बिजनेस मॉडल से ही समझ में आते हैं। तो एक बेसिक पोर्टर्स 5 फोर्सेस कर लेना कि इसमें कंपटीशन इंटेंसिटी कितना है, बैरियर्स टू एंट्री कितने स्ट्रॉन्ग है, बार्गेनिंग पावर है या नहीं है, सिक्लिकल है, स्ट्रक्चर है। तो रिस्क अगर आप मिनिमम देखते हो किसी बिजनेस में, कैश फ्लोज की आपको समझ है और आप काफ़ी श्योर हो कि देयर इज predictability of growth which is going to happen in the next 2 years, then you just need to look at the valuation and then take a call whether you want to invest in the company or not। तो थोड़ा एक तरह से समझ के लेते हैं दो कंपनीज में। ये फ्रेमवर्क जो है ये दोनों कंपनीज को लगा के देते हैं। फर्स्ट कंपनी दैट वी एनालाइज इज राशि पेरिफेरल्स। काफ़ी एक 2-3 साल पहले, 2-2.5 साल पहले ये कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुई। 3,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये कंपनी बेसिकली क्या है कि यू हैव ऑल दीज बिगर OEMs, जो इलेक्ट्रॉनिक OEMs होते हैं, एसस, HP, एनवीडिया, और इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे GPUs, मदरबोर्ड ना, पूरा प्रिंटिंग इकोसिस्टम होता है कुछ कुछ कंपनीज़ का ना, जो CPUs, GPUs, ग्राफिक कार्ड्स होते हैं। तो ऑब्वियसली ये इतने बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, दे के नॉट डील विद ऑल दी स्मॉल रिटेलर्स, मल्टीपल रिटेल्स, मतलब करीब 1.5-2 लाख रिटेलर्स है इंडिया में या उससे ज़्यादा है एटलीस्ट। मैं जो डेटा कोट कर रहा हूँ मैं गलत भी हो सकता हूँ। रिटेलर्स, होलसेलर्स जो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कंपोनेंट्स अपने एंड कस्टमर्स को बेचते हैं। तो ये कंपनीज थोड़ी तो डायरेक्टली डील कर सकते हैं इन रिटेलर्स, वर्किंग रिटेलर्स, होलसेलर्स के साथ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक मिडिल मैन को वहाँ पर फिट कर दिया और मिडिल मैन जो है वो राशि पेरिफेरल्स है। तो राशि पेरिफेरल्स का नेटवर्क जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 11,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स है उसके इंडिया में। रिटेलर्स जो है वो करीबन 1.5 लाख से ज़्यादा है। 70 वेयर हाउसेस। तो जो भी रिटेलर्स रहते हैं इनका जो भी सामान है कहीं ना कहीं उसको स्टोर करना होता है, तो इन्वेंट्री को कहीं स्टोर करना होता है। थोड़ी तो ये OEM जो है वो अपने इन्वेंट्रीज यहाँ पे बांधना शुरू कर गए। उनका काम तो अलग है, मतलब ये जो एनवीडिया या फिर एसस या फिर HP, ये सारे जो कंपनीज है, देयर वर्क इज नॉट टू बिल्ड वेयर हाउसेज एंड सप्लाई थिंग्स टू द रिटेलर्स। दैट्स व्हाई यू हैव अ मिडल मैन इन राशि। तो राशि पेरिफेरल्स के करीबन 700 लोकेशंस है, इतने सारे वेयर हाउसेस है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये रिटेलर्स के साथ काम करने के लिए आपको क्रेडिट देना पड़ता है उनको, क्योंकि छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं तो ऑब्वियसली द बिगर कंपनीज कैन नॉट डू इट। सो दैट्स व्हाई यू नीड अ मिडलमैन ओवर हियर। सो दैट्स व्हाई राशि फिट्स इनटू द पिक्चर। राशि के दो
बिजनेसेस है मोटा मोटी आप समझ लो। एक तो ये रिटेलर्स होलसेलर्स के साथ काम करते हैं, दिस काइंड ऑफ कंट्रीब्यूट्स 50% टू देयर टॉप लाइन। और दूसरा, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको लैपटॉप दिया जाता है ना, वो लैपटॉप रिप्लेस किया जाता है। तो ये एंटरप्राइज जो होता है, एंटरप्राइज डेस्कटॉप लैपटॉप, इनको एंटरप्राइज इंटीग्रेटर्स बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है राशि पेरिफेरल्स का। तो डेस्कटॉप्स लैपटॉप्स जो होते हैं कंपनीज में बांटे जाते हैं, या फिर आप छोड़ते हुए कंपनी से आपको वो दे देते हैं, वापस रिकवर करते हैं। तो ये मोटा मोटी इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है, और ये दिस इज व्हाट दिस कंपनी डज। और अगर आप इसका रिस्क्स देखोगे, मैं रिस्क पहले ले लेता हूँ, तो रिस्क्स देखोगे तो इट्स वेरी सिंपल कि इसमें ना कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफ़ी कम है। तो इसका एक मेजर जो कॉम्पिटिटर रेडिंगटन है, रेडिंगटन इज़ द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर सैमसंग एंड एप्पल। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सैमसंग और एप्पल का है, दैट इज़ मैनेज्ड बाय रेडिंगटन। थोड़ा रेडिंगटन इनके टेरिटरी में आता है, जैसे डेस्कटॉप्स लैपटॉप्स में, बट ये GPUs मदरबोर्ड्स वगैरह उसमें नहीं आता, थोड़ा ओवरलैप है। तो इसमें कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी कम है। कम क्यों है? क्योंकि द बैरियर्स टू एंट्री आर सो ह्यूज। मतलब कौन 70-80 वेयर हाउसेस खरीदेगा, कौन इतना बड़ा नेटवर्क बनाएगा, कौन क्रेडिट पे माल देगा, रिकवर करेगा। तो द बैरियर्स टू एंट्री फॉर दिस बिजनेस इज वेरी वेरी हाई। तो एक बहुत कंपिटिटिव मोट है। तीसरी चीज़ है इसका बार्गेनिंग पावर अपने कस्टमर्स के साथ। जो ये रिटेलर्स वगैरह होते हैं, रिटेलर्स तो कितने छोटे हैं, तो इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर विद द रिटेलर्स, राइट। इसका सिर्फ एक ही वीकनेस है, इट हैज़ अ वीक बार्गेनिंग पावर विद द वेंडर्स। जो ये एसस एनवीडिया जैसे बड़े बड़े कंपनीज हैं, उनके साथ थोड़ा कम बार्गेनिंग पावर है, क्योंकि राशि पेरिफेरल 3,500 करोड़ की कंपनी है, एनवीडिया कितनी बड़ी कंपनी है। तो फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू, द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ, द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द रिस्क दैट यू सी इन द बिजनेस मॉडल इज लेस, right? This is very important thing. Now you need to understand the predictability of growth. तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है, टॉप लाइन का करीबन 20% का गाइडेंस दिया है, और मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारा जो मेजर ग्रोथ ट्रिगर है, 2 ग्रोथ ट्रिगर्स है। एक तो डेटा सेंटर का जो भी ये रैकिंग सर्वर्स वगैरह होता है, एंटरप्राइज सेल्स होता है, वो बिजनेस हम करना चाहते हैं। So this is a very strong growth trigger or demand trigger for them. The second thing is semiconductors के बहुत सारे components, chips जो है, जिसके बारे में अभी तक बहुत सारे लोगों को समझ नहीं है, that is what we want to get into or they have already got into. तो predictability of growth point of view से भी ये कंपनी मुझे काफ़ी strong दिखती है। कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से predictability of cash flow काफ़ी एविडेंट है। इनका रिसीवेबल डेज और इन्वेंट्री डेज बहुत लंबा है, तो उस पर मैं उसको एक तरह से नेगेटिव दूंगा। बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पिछले 2 साल पहले लिस्ट हुई थी, राइट। इसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का 15% है, 25% से ज़्यादा सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ की कंपनी है। बहुत रिसेंटली मार्केट ने इसको रिवॉर्ड किया है, इसका स्टॉक प्राइस ऊपर गया है। इसका स्टॉक प्राइस पिछले 2-2.5 सालों से ऊपर नहीं जा रहा था, बहुत रिसेंटली मार्केट ने इसको रिवॉर्ड किया। इसमें एक एस इन्वेस्टर है MK वेंचर्स जो है मधुसूदन केला, उनकी कंपनी इन्वेस्टेड है। और ट्रेडिंग बिजनेस मॉडल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2-3% का है, और जैसे मैंने कहा पी इस कंपनी का 13 है। सो इट्स अ वेरी decent company which you need to kind of explore. इसके साथ Redington भी पढ़ लेना, it's a peer competitor for this company, right? The second company is Simplex Castings. तो Simplex Castings का business model बहुत simple है। तो ये castings जो होते हैं ना, खाचा, जैसे आप स्टील बनाते हो तो उसका छड़ होता है, तो छड़ बनाने का कोई खाचा तो होगा ना। आप वैगन्स बनाते हो रेलवे का वैगन्स बनाने का कोई खाचा होना चाहिए। तो ये कंपनी खाचे बनाती है, तो ये फाउंड्रीज बोलते हैं स्टील के, तो खाचे बनाती है, कास्टिंग्स बनाती है। इनका सबसे बड़ा बिजनेस जो आता है वो स्टील और आयरन कंपनीज जैसे होते हैं उनसे आता है, और फिर रेलवे मैन्युफैक्चरिंग के इनको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स मिले। तो वंदे भारत फ्रेट वैगन कास्टिंग्स हैं, इनके बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर्स मिले हैं। उनके लिए नया केपेक्स कर रही है कंपनी, 50 करोड़ का इक्विटी डाइल्यूट करके 25 करोड़ का केपेक्स कर रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। अगेन एक ही दिक्कत है, कैश फ्लोज की कमी या दिक्कत है, क्योंकि PSU के साथ काम करती है और PSU सही वक्त पे आपको पैसा नहीं देते। तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ठीक ठाक लग रही है। उनका जो केपेक्स कर रही है, लीडिंग इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रेलवेज के लिए उनको ऑर्डर्स मिल चुके हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स देती है, तो कोई लोड की बात नहीं है। बस गवर्नमेंट पैसा बहुत लेट रिलीज़ करती है, दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। सो दिस इज़ वन कंपनी विच यू कैन लुक एट। इसका पी जो है वो 18 का पी है। Simplex Castings, these were the 2 companies which I wanted to discuss. Thank you very much for your time. Like, share, subscribe. Goodbye.